दोस्तों, जब मोदी ने नेहरू की बराबरी की और तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली, तब से अगर आप मोदी की पूरी राजनीति को देखें तो आप एक फर्क पाएंगे। उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में विदेश नीति को बहुत तरजीह दी, ताबड़तोड़ विदेश दौरे शुरू कर दिए। और मोदी की तो ये भी कोशिश थी कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दे। पहले वो रूस गए, फिर वो यूक्रेन गए। पूरी कोशिश थी मोदी की कि उसमें एक मध्यस्थ के तौर पर मोदी सामने आए, जिसके जरिए उनका दुनिया में नाम हो जाए कि देखिए मोदी जी ने एक्चुअली में वॉर रुकवा दी। लेकिन मोदी के जो पूरा का पूरा विदेश नीति में एक अलग पहचान बनाना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेहरा बनना, उस पूरे के पूरे प्लान को एक्चुअली में जो बर्बाद किया है वो डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन भारत को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी को बगल में खड़ा करके उन्होंने जो बयानबाजी की, वो मोदी की विश्वगुरु वाली छवि को काफी धक्का पहुंचा चुका है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोदी ने तय कर लिया है कि उनको जवाब देना है डोनाल्ड ट्रंप को। ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी का आज का वक्तव्य कह रहा है। दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके धाम के बेहद करीब एक कैंसर अस्पताल खोला जाना है, जिसकी नींव रखने के लिए आज पीएम वहां पर मौजूद थे। बागेश्वर धाम वाले बाबा मंच पर मौजूद थे और वो भी वहां पर मौजूद थे। और भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात वहां पर बोली, नींव रखते हुए जो बात वहां पर बोली, जरा गौर से सुनिए, क्योंकि मोदी की बात को सुनकर ऐसा लगा कि शायद वो अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। सुनिए। तो आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। तो मोदी ये कहते हैं कि नेताओं का एक वर्ग है भारत में जो हिंदू धर्म का, सनातन का मखौल उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा हुआ है, और बहुत बार विदेशी ताकत इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती है। ये बोला है मोदी ने कि विदेशी ताकत देश को कमजोर करने की कोशिश करती है, धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती है। बड़ी अजीब सी बात नहीं है दोस्तों? मोदी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल हो गए। 10 साल जिस पद में मोदी बैठे हुए हैं, उनको 11वां साल भी हो चुका है। और अब मोदी ये बता रहे हैं कि विदेशी ताकत हैं जो कि भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, धर्म को कमज़ोर करना चाहती हैं। मोदी को तो बताना चाहिए कि वो विदेशी ताकतें कौन हैं, क्योंकि ये बात उनके बीजेपी आईटी सेल के मुखिया बोले तो समझ में आता है, या छुटभैया कोई बीजेपी का प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले तो समझ में आता है। देश के प्रधानमंत्री देश के सामने एक नई बात रख रहे हैं कि विदेशी ताकतें धर्म और देश को कमजोर करना चाहती हैं, लोगों को बांटना चाहती हैं। भारत में कुछ नेता हैं जिनके साथ सांठगांठ करके विदेशी ताकतें ऐसा करना चाहती हैं। मोदी भाषण क्यों दे रहे हैं? मोदी उस विदेशी ताकत का नाम क्यों नहीं ले रहे? देखिए, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय अमेरिका पर यह आरोप लगाते हैं कि अमेरिका से $21 बिलियन आए और मोदी को हराने के लिए वो पैसा खर्च हुआ। गोदी मीडिया वाले भी अमेरिका पर आरोप लगाते हैं, लेकिन मोदी अमेरिका का नाम क्यों नहीं ले पा रहे? अगर अमेरिका ऐसा करता है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, मोदी की सरकार गिराने की कोशिश करता है, तो मोदी खाली विदेशी ताकतों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? भाई, आप तो पद में बैठे हुए हैं, तो उससे सीबीआई मोदी के पास है, ठीक है, ईडी मोदी के पास है, रॉ मोदी के पास है, आईबी मोदी के पास है। हमारे देश की जो इंटेलिजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं ना, वो दुनिया की सबसे शानदार, सबसे तेज खुफिया एजेंसियों में से एक है। रॉ और आईबी कोई हल्की एजेंसियां नहीं है। और स्वयं जेम्स बॉन्ड, अजीत डोभाल, वो तो मोदी जी उनके बिना कोई विदेशी यात्रा नहीं करते। इस बार भी अमेरिका में मोदी जी गए थे तो अजीत डोभाल उनके साथ थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अजीत डोभाल के रहते हुए, स्वयं जेम्स बॉन्ड के रहते हुए, आईबी उनके पास, रॉ उनके पास, उसके बाद भी मोदी जी भाषण में क्यों बोल रहे हैं कि विदेशी ताकतें धर्म और देश को कमजोर करना चाहती हैं? मोदी को तो बताना चाहिए कि उनके रहते वो कौन सी विदेशी ताकतें हैं जो धर्म और देश को कमजोर करना चाहती, क्योंकि ये खतरनाक है दोस्तों। प्रधानमंत्री अगर ये बात बोल रहे हैं तो इसका एक वजन होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो कोई चुनावी भाषण था नहीं कि मोदी बोले और निकल जाएं। चुनाव में तो मोदी जी कई कुछ बातें बोल देते हैं, फिर बाद में सबका साथ, सबके विकास की बात करने लगते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि मोदी केवल दोषारोपण क्यों कर रहे हैं? वो जिस सत्ता में बैठे हुए हैं उनके पास अकूत ताकत है, अकूत संसाधन है, सारे संसाधन तो मोदी के ही पास हैं। तो फिर वो विदेशी ताकतों का नाम क्यों नहीं ले पा रहे?
भाई डोनाल्ड ट्रंप हर दिन भारत के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मतलब निंदनीय है। भारत के लिए हर दिन भारत को धमकाते डोनाल्ड ट्रंप। कभी बोलते हैं 21 मिलियन दिया, कभी बोलते हैं 18 मिलियन दिया, कभी कहते हैं भारत को दिया, कभी कहते हैं माय डियर फ्रेंड मोदी को दिया। और अब मोदी सामने आए कहते हुए कि धर्म को और देश को कमजोर करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें भी कई बार साथ देती हैं ऐसे लोगों का। तो पहली बात तो मोदी जी बताएं कि देश के अंदर वो कौन लोग हैं जो विदेशी ताकतों के हाथ में खेलकर देश को कमजोर कर रहे हैं। और अगर वो राहुल गांधी जैसे लोग हैं जिन पर आरोप बीजेपी लगा रही, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर गौरव भाटिया ने आरोप लगाए, तो राहुल गांधी छुट्टा कैसे घूम रहे भाई? राहुल गांधी को जेल में डाले और बताए कि राहुल गांधी ने किसके साथ साठगांठ करके देश को कमजोर करने की कोशिश की, और साथ में ये भी बताएं कि विदेशी ताकतें हैं क्यों। जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी का नाम लेकर कह रहे हैं कि मैंने मोदी को, माय डियर फ्रेंड मोदी को 21 बिलियन डॉलर दिए, तो मोदी क्यों डर रहे हैं? सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है मोदी के लिए। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. कितनी अजीब बात है दोस्तों कि सब कुछ उस देश में हो रहा है जिसके सबसे बड़े नेता उसको विश्वगुरु बनाने का दावा करते हैं, और जो गोदी मीडिया पिछले 10 सालों से हमको बता रही है कि मोदी से बात करे बिना दुनिया में कोई बड़ा नेता डिसीजन नहीं लेता है, और वो मोदी अपने देश में अपने लोगों के बीच है तो विदेशी ताकतों का जिक्र कर रहे हैं। भाई विदेशी ताकत कौन है? वो देश को तो पता होना चाहिए ना। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रधानमंत्री देते हुए अच्छे लगते हैं क्या? इसके बाद तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से एक ऐसी बात बोली जिसको सुनकर बागेश्वर धाम वाले बाबा तो एकदम खुश हो गए। जरा सुनिए। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। दोस्तों बागेश्वर धाम वाले बाबा पर्ची निकालने वाले बाबा हैं, याद होगा आपको। पर्ची निकाल के किसका ब्याह होगा, किसकी कब शादी होगी, किसका सोना कहाँ खोया है, कहाँ मिल जाएगा, ये सब बताते हैं। वैसे तो बागेश्वर धाम वाले बाबा इन दिनों टीवी के हॉट फेवरेट हैं, न्यूज़ चैनल वालों के वो फेवरेट बने हैं, लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा इन दिनों भाजपाइयों के भी बड़े फेवरेट हैं। जो भी बड़ा कार्यक्रम होता है किसी बीजेपी नेता का, उसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा ज़रूर आते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक पदयात्रा भी निकाली थी। अब हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं वो आज से नहीं ले रहे, पिछले 1 साल से, जब से वो पॉपुलर हुए हैं पर्ची निकालने वाले अपने वीडियोस के, तब से वो खूब हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर खुलेआम बोल रहे हैं, खुलेआम। अब कितनी अजीब बात है दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा कथावाचक जो हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करने का दावा करता है, उसके कार्यक्रम में मोदी जी हैं, जबकि मोदी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। संविधान की कसम खाई है मोदी ने, और उस संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र या सिख राष्ट्र बना सकते हैं। हमारा जो संविधान है वो सेक्युलर है, और सेक्युलर शब्द है हमारे संविधान में। तो हमारे देश में सरकार किसी की भी हो, ये उसका कर्तव्य है, धर्म है, और इसके लिए वो बाध्य है कि वो सेक्युलर रहे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे कथावाचक के कार्यक्रम में जा रहे हैं जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने का न केवल आह्वान करता है, बल्कि उसकी हर दूसरी बात यही है बागेश्वर धाम वाले बाबा की। तो फिर मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास खाली बोलने के लिए होता है क्या? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले बाबा के बयान बड़े विवादित रहे हैं। दोस्तों अभी महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तो बागेश्वर धाम वाले बाबा के बयान पर काफ़ी टिप्पणी हुई थी, काफ़ी विवाद हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि जो भगदड़ में लोग मारे गए वो मरे नहीं है, उनको तो मोक्ष मिल गया है। क्योंकि गंगा के पास जब मृत्यु हुई किसी की तो वो बेसिकली मौत नहीं हुई है, उसको मोक्ष मिल गया। दोस्तों तब बागेश्वर धाम वाले बाबा की काफ़ी लोगों ने आलोचना की थी, और उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा है तो बागेश्वर धाम वाले बाबा खुद भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसी भगदड़ में क्यों नहीं कूद पड़ते। खुद तो इन सबको वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, कहीं जाना है तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट, गाड़ी चाहिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी चाहिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट। और स्वयं मोदी जी जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं, जिस कथावाचक के कार्यक्रम में, तो आप सोचिए अब वो खुद कितना वीवीआईपी हो जाएगा। यही बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं जिन्होंने महाकुंभ में मुस्लिम लोग काम करें, मुस्लिम दुकान लगाएं, इसको लेकर भी बॉयकॉट किया था। हालांकि मुस्लिमों ने प्रयागराज के इसका अपनी तरह से जवाब दिया, बिना किसी शोर शराबे के। जब महाकुंभ में भीड़ बेकाबू होने लगी और प्रयागराज
उसे समेटने पाने में मुश्किल हो गया, तो मुसलमानों ने अपने घर खोल दिए, मुसलमानों ने अपनी गलियां खोल दी, अपने घर में लोगों को पनाह दी। गलियों में आज प्रयागराज के कई मुस्लिम एरियाज में, चाहे मुस्लिम हो या वहाँ रहने वाले हिंदू, इवन सिख लोग जो वहाँ पर रहते हैं, बड़े स्तर पर उन श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं, उनको भंडारा दे रहे हैं, उनको उनके लिए खान पान की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको रहने की जगह दे रहे हैं, अपने घर में जगह दे रहे हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो महाकुंभ आए थे और जिनको प्रबंधन नहीं मिला, जिनको व्यवस्था नहीं मिली, जिनको रहने खाने की जगह नहीं मिली। ये प्रयागराज के मुसलमानों ने कुछ इस तरह से जवाब दिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में आज मोदी जी गए और उनको अपना भाई बता रहे हैं। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का राजनीतिक कद कितना बड़ा होने वाला है इसके बाद, ये तो खैर अब दूरगामी आप देखेंगे, हो सकता है आने वाले वक्त में चुनाव वगैरह लड़ ले। भाई, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? भाई, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इतनी बड़ी चीज हो गए कि उनके कार्यक्रम में मोदी जी आ रहे हैं, तो वो तो आप पीएम बनने का भी ख्वाब देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ऐसे लोगों के कार्यक्रमों में मोदी जी की मौजूदगी ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेबिलिटी देती है, जो कि ऑलरेडी वो है। ऑफकोर्स पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेबल है ना, वो न्यूज चैनल्स में हर दिन बैठते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करते हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है, यहाँ पर ना तो ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना ही इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।